नमस्कार साथियों, मैं धर्मवीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ऑफ कॉमर्स में। और आज फिर हम बात करने वाले हैं बिज़नेस स्टडीज़ की। और बिज़नेस स्टडीज़ की यदि मैं बात करूं तो हमारा टॉपिक चला हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 4th क्लास लेकर आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की, उन तत्वों के बारे में बात की जाएगी जो हमारे विनियोग निर्णय को प्रभावित करते हैं। अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में, आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, आपको पता होना चाहिए एक बिज़नेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल है, जो उसकी भूमिका है, उसके बारे में। उम्मीद है जो इससे पहले हमारे 3 वीडियो आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर, जिसमें एक में हमने बात की थी मीनिंग के बारे में, एक में हमने बात की थी रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और पिछला जो वीडियो था, तीसरी जो क्लास थी हमारी, उसमें बात हुई थी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन अगर नहीं देखे हैं, सबसे पहले आपको वही वीडियोस देखने हैं। उनका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ यदि आज आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिल जाएंगे। समय को बर्बाद ना करते हुए, समय व्यर्थ ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। जैसा कि आपको पता है, जब हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में पढ़ा था तो उस समय बात हुई थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए किन किन एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, और शॉर्ट टर्म के जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन थे उनके बारे में। जो लॉन्ग टर्म था, इसको नाम दिया गया था कैपिटल बजटिंग का, और जो शॉर्ट टर्म था इसको नाम दिया गया था वर्किंग कैपिटल का। बिल्कुल इसी प्रकार ये फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म को अफेक्ट करने वाली तत्वों के बारे में। सबसे पहले कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। पहले मैं एक बार पॉइंट्स के नाम लिख देता हूँ। दूसरा है रिस्क इन्वॉल्व्ड। थर्ड है इसमें रेट ऑफ रिटर्न, और फोर्थ है आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ये 4 पॉइंट हैं आपके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। एक एक करके बात करेंगे इनके बारे में। सबसे पहले कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जब भी कैश फ्लो के बारे में बात होती है, आमतौर पे बात होती है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में। देखिए, कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो, कहीं पर भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो, सबसे पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, और वो खर्च आपका क्या है? कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो इसलिए वो पैसा, वो कैश आपके बिजनेस के बाहर जाएगा किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट के तौर पे। फिर बात आती है, कोई भी प्रोजेक्ट आपने लगाया, उस पर पैसा आपने खर्च किया, क्यों? पैसा कमाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। इसका मतलब क्या होगा? उस प्रोजेक्ट के माध्यम से, उस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप क्या करोगे? प्रॉफिट कमाओगे, पैसा कमाओगे। जो पैसा आप कमाओगे वो कहलाएगा इनफ्लो। अब आपको इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि आपके द्वारा खर्च किया गया पैसा कितना है और आपके प्रोजेक्ट द्वारा जो कमाया गया पैसा है, जो आपने इनकम जनरेट की है, वो कितनी है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा आपने ज़्यादा लगा दिया, आप लगा तो रहे हो किसी भी प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए, बदले में वो प्रोजेक्ट आपको कमा के देगा 8 लाख रुपए। क्या ये सही डिसीजन होगा? बिल्कुल नहीं। आप कोशिश करोगे 10 लाख रुपए आपने लगाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप वहाँ से कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप जनरेट करो। तो आपको तुलना करना है, एनालाइज करना है, कंपैरिजन करना है किसका, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश का। आपको ये पता लगाना है आपके द्वारा खर्च किया गया कैश कितना है और जिस प्रोजेक्ट में आपने जितना पैसा लगाया है वो प्रोजेक्ट आपको कितना पैसा कमा के देता है। क्या वो सफिशिएंट प्रॉफिट आपको अर्न करके देगा? अगर हाँ तो आप उसमें पैसा लगाइए। लेकिन अगर बात आती है ऐसी कि लगा रहे हो 10 लाख रुपए कमाएगा वो 8 लाख रुपए, तो पैसा नहीं लगाना चाहिए। फिर बात आती है रिस्क इन्वॉल्व की। देखिए प्रोजेक्ट में रिस्क आपको पता है होता है, कहीं भी आप इन्वेस्ट करोगे। सपोज करो आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, एक है प्रोजेक्ट ए और एक है प्रोजेक्ट बी। अब जिस प्रोजेक्ट में रिस्क ज़्यादा होगा, हो सकता है वो प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा कमा कर दे। कहीं ना कहीं ये जो रेट ऑफ रिटर्न है और ये जो रिस्क इन्वॉल्व है, ये दोनों पॉइंट आपके जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, दोनों को आप इकट्ठा पढ़ सकते हो। कैसे? रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कितना पैसा आपको रिटर्न के तौर पे मिलेगा। अब होता क्या है, आमतौर पे आप एक जगह पैसा लगा रहे हो 5 लाख रुपए, यहाँ से भी आपको 10% रिटर्न मिली। उसके बाद आप पैसा लगा रहे हो 7 लाख रुपए एक प्रोजेक्ट में, वहाँ से भी आपको 10% रिटर्न मिली। लेकिन ये जो 5 लाख रुपए वाला प्रोजेक्ट है, इसमें आपका जो रिस्क है वो ज़्यादा है। अब रिस्क ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पैसा डूबने की संभावना भी ज़्यादा है। आपका पैसा यहाँ लॉस भी हो सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है। जिस बिज़नेस में आपने पैसा लगाया है हो सकता है वहाँ से प्रॉफिट के तौर पे आपको कुछ भी ना मिले। अब आम तौर पे होता क्या है, अगर रेट ऑफ रिटर्न सेम हो तो जिस प्रोजेक्ट में रिस्क कम होगा हमें चूज़ करना चाहिए वो प्रोजेक्ट जिसमें आपका जो रिस्क है वो कम है। कम रिस्क सेम रेट ऑफ रिटर्न, या फिर सेम रिस्क, दोनों प्रोजेक्ट में जो ऑप्शन आपके पास हैं दोनों में क्या हो, सेम रिस्क हो, तब आप चूज़ करोगे मोर रेट ऑफ रिटर्न वाला प्रोजेक्ट। अगर रिस्क सेम है, मैं ए जगह पे पैसा लगाऊं या बी में लगाऊं, मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदूं या मैं खुद का बिज़नेस शुरू करूं, दोनों में संभावना ये है कि 5-5 लाख रुपए अगर मैं लगाता हूं तो 10% मुझे रिटर्न मिल सकती है। लेकिन जो शेयर हैं वहाँ पर रिस्क हो सकता है ज़्यादा हो, तो अगर वहाँ रिस्क ज़्यादा है तो मुझे उस इन्वेस्टमेंट में ना जाकर खुद के बिज़नेस में पैसा लगाना चाहिए। अब आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप इसकी एफडी करवा दो फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में। आपको सपोज करिए जो रिटर्न है, जो इंटरेस्ट है, मान लेते हैं वो 10% है। अगर आप बिज़नेस में पैसा लगाते हो वहाँ से प्रॉफिट भी आपका 10% है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर एफडी करवा दी जाए तो आपकी जो एफडी है वो एक तरह से सेफ है। जो बिज़नेस है वो भी आपको 10% प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, लेकिन बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा है। तो आप बिज़नेस में ना जाके क्या करना चाहिए, आपको एफडी करनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही आपको डिसीजन लेना है, या तो सेम रिस्क मोर रेट ऑफ रिटर्न, या फिर लेस रिस्क सेम रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद बारी आती है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हमें यह बताता है कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसी तरह मान लेते हैं 2 बिज़नेस आपके सामने हैं, 2 ऑप्शन हैं ए और बी। जो ए है इसके बारे में आपको कोई नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या ये चीज़। और जो बी ऑप्शन है उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज है, पूरा ज्ञान है। तो आप पैसा कहाँ लगाना पसंद करोगे? अगर मेरे से पूछा जाए
तो मैं तो पैसा यहाँ लगाना पसंद करूँगा जहाँ मुझे सब कुछ पता है। तो यही हमें बताता है क्राइटेरिया। आप किसी कंपनी में शेयर खरीदो, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करो, लेकिन शेयर मार्केट के बारे में आपको पता ही नहीं होता क्या है, प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस कैसे होगा। अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन एक बिज़नेस ऐसा है जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, पूरा नॉलेज है, आपको पता है उसमें डील कैसे करना है, कैसे आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आपको वहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ये कुछ एक बातें हैं, क्विक रिवीजन के तौर पे देखें। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आपको देखना है, इनफ्लो आउटफ्लो का कंपैरिजन करना है, रिस्क और रेट ऑफ रिटर्न को आपको ध्यान में रखना है। या तो सेम रेट ऑफ रिटर्न होगी तो उस बिज़नेस में पैसा लगाओ जिसमें रिस्क कम है, या फिर अगर किसी में रिस्क रेट ऑफ रिटर्न आपकी ज़्यादा है और रिस्क सेम है तो आपको वहाँ पैसा लगाना चाहिए जहाँ रेट ऑफ रिटर्न आपकी ज़्यादा हो। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हमें बताएगा कि आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है, आपको वहीं अपना पैसा लगाना चाहिए। फिर बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको हमने नाम दिया था वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल में जो आपकी वर्किंग कैपिटल है, यहीं लिख देते हैं, जो आपकी वर्किंग कैपिटल है ये बिजनेस की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करती है। देखिए वर्किंग कैपिटल ना तो आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही आपके पास कम होनी चाहिए। कैसे? मान लीजिए आपको डेली खर्च करने के लिए 10,000 रुपये की ज़रूरत है, या 10,000 तो कम अमाउंट है, बिज़नेस बड़ा मान के थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास पैसा है नहीं। आप चले गए बैंक से लोन लेने के लिए, आपने लोन ले लिया यहाँ से 5 लाख रुपए का। आपको ज़रूरत थी 1 लाख की, लोन कितना ले लिया? 5 लाख का। तो अब ब्याज कितना भरना पड़ेगा? 5 लाख के ऊपर, लेकिन आपके काम कितना आएगा? केवल 1 लाख रुपया। ये क्या करेगा? ये आपकी बिजनेस की लिक्विडिटी तो बढ़ाएगा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को कम करेगा। लिक्विडिटी इंक्रीज करेगा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम करेगा, क्योंकि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। आप ब्याज तो दे रहे हो अपनी जेब से, लेकिन पैसा आपके काम नहीं आ रहा। आपको ज़रूरत थी 1 लाख की, लेकिन आपने 5 लाख रुपए ले लिए, गलत किया। दूसरा क्या है? आपको ज़रूरत है 1 लाख की, लेकिन आपके पास अमाउंट है कितनी? 50,000। तो इससे क्या होगा? आप डेली के जो आपके खर्चे हैं उनको पे नहीं कर पाओगे। ये भी आपके लिए एक बड़ी समस्या है। इससे आपकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा? लिक्विडिटी आपकी कम हो जाएगी, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, आपके लिए दोनों स्थितियां नुकसानदायक हैं। ना तो आपके पास पैसा एक्सेस में होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल एक्सेस में आपके पास हो, और ना ही वर्किंग कैपिटल की डेफिशिएंसी आपके सामने होनी चाहिए। अगर एक्सेस में होगा पैसा तो वेस्ट होगा, अगर डेफिशिएंसी होगी तो आप डेली के अपने खर्चे पे नहीं कर पाओगे। ये कुछ एक फैक्टर ऐसे थे जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वास्तव में ये बातें आपको समझ में आई हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका साथ, आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका सुझाव कमेंट के रूप में हमें अवश्य देते रहें।